लास्ट टर्म हमने लाइट रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया था और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ फोटोफॉस्फोराइलेशन का रिलेशन देखा और हमने देखा कि एटीपी किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। आज हम डार्क रिएक्शन पर बात करेंगे जिसे ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहा जाता है। उससे पहले हम ये चेक कर लें कि जो एटीपी और एनएडीपीएच बनता है वो कैसे इस्तेमाल होगा। हम ये जानते हैं कि CO2 के 6 मॉलिक्यूल 12 वाटर, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करते हैं। इस रिएक्शन में हम थोड़ा चेंज लाते हैं और प्रोडक्ट्स को देखें कि क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। खास बात यह है इस रिएक्शन में हमने लाइट, वाटर और पिगमेंट को नहीं रखा है, लेकिन हम ये देख चुके हैं कि लाइट, वाटर और पिगमेंट ये तीन चीजें मिलकर लाइट रिएक्शन कंडक्ट करती हैं और लाइट रिएक्शन के दो प्रोडक्ट होते हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच। 6 CO2, 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच के सपोर्ट से कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करती हैं, ऑक्सीजन बाई प्रोड्यूस निकलता है और वाटर बाई प्रोड्यूस होता है। यानी इस रिएक्शन के हिसाब से अगर रेशो देखा जाए तो 1 CO2 के हिसाब से अगर इस रेशो को देखें तो 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच खर्च होंगे। इस रेशो को हमने डिवाइड किया 6 के लिए 18 और 12, 1 के लिए 3 और 2 एनएडीपीएच होंगे। वास्तव में CO2 से कार्बोहाइड्रेट का बनना डार्क रिएक्शन है और एनर्जी का प्रोड्यूस होना लाइट रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन जो हमने बोर्ड पर लिखा है, ये रिएक्शन हमें लाइट और डार्क रिएक्शन का एक रिलेशन दिखाती है और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है कि वास्तव में कार्बोहाइड्रेट का बनना लाइट पर डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन के लिए आवश्यक होंगे। डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं है, ये इनडायरेक्ट डिपेंडेंस है थ्रू द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स। अब हम डार्क रिएक्शन पर बात करें। What is called डार्क और ब्लैकमैन्स रिएक्शन। पहली खास बात, ये रिएक्शन डार्क कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रात में होगी, ये सन की एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों में चल सकती है, यानी डे एंड नाइट बोथ कंडीशंस में रिएक्शन चलेगा। हमने अभी ऑलरेडी देखा कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन में चाहिए, लाइट नहीं चाहिए। वो इस बात से कंक्लूजन ये निकला। दूसरी बात, यानी हम ये कहें इसी बात को कि लाइट पर डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं है, इनडायरेक्ट है थ्रू द प्रोडक्ट्स। लेकिन टेम्परेचर पर डायरेक्ट डिपेंडेंस है।
टेम्परेचर पर डायरेक्ट डिपेंडेंस कहने का ये तात्पर्य हुआ कि कोई ऐसी चीज है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी और वो चीज है एंजाइम्स। क्योंकि डार्क रिएक्शन बेसिकली एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, इसलिए एंजाइम पर उनका डायरेक्ट डिपेंडेंस होगा। ये तीन खास बातें हैं जो डार्क रिएक्शन से रिलेटेड है। वास्तव में केल्विन, बेंसन और बाशाम ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक कॉमन कंक्लूजन रिएक्शन निकाला कि CO2 डार्क रिएक्शन में फिक्स होता है, रिड्यूस होता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसे आज हम C3 साइकिल या C3 रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। वास्तव में वही C3 साइकिल भी कहलाता है। ये जो डिस्कवरी इन्होंने की थी केल्विन साइकिल की, ये डिस्कवरी केल्विन साइकिल की एक एल्गी पर की गई, जिसका नाम क्लोरेला था, क्लोरेला पाइरिडोसा। एंड सैनिडेस्मस की एक स्पीसीज थी, सैनिडेस्मस ओब्लिकुअस। ये दोनों यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी हैं जिन पर यह एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। यूनिसेल्ड ग्रीन एल्गी पर पहली बार ये खोजा गया कि CO2 के फिक्सेशन से कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन प्लांट करते हैं। यूनिसेल्ड ग्रीन एल्गी में ये बात डिस्कवर की गई। हमें नाम याद रखना चाहिए, वो क्लोरेला है और वो सैनिडेस्मस है। यूनिसेल्ड को इसलिए चुना गया इन एक्सपेरिमेंट्स में, और इस काम के लिए कार्बन जो CO2 लिया गया वो रेडियो एक्टिव CO2 लिया गया था, यहाँ पर रेडियो एक्टिव CO2 का इस्तेमाल किया गया। हम आगे बात करते हैं इस पर। रेडियो एक्टिव CO2 का इस्तेमाल किया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो बनने वाला प्रोडक्ट्स है, वो बनने वाले प्रोडक्ट जो है वो उसी सेल के अंदर रहें। अगर यही एक्सपेरिमेंट्स एक मल्टी सेलुलर प्लांट पे किए जाते तो वो मल्टी सेलुलर प्लांट में ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और भी जा सकता था। लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर यूनिसेल में इसीलिए कंडक्ट किए गए कि जो भी रेडियो एक्टिव कार्बन 14 है वो पूरे सेल में जहाँ जिस भी फॉर्म में रहेगा पर रहेगा उसी सेल के अंदर। तो इन्होंने कार्बन 14 का इस्तेमाल किया इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए। CO2 को जो कार्बन लिया गया वो कार्बन 14 लिया गया, जिसका कार्बन डेटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कुछ सेकंड्स के लिए प्लांट के आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट को लाइट में रखा और कुछ सेकंड्स के लिए उसे CO2 का सप्लाई दिया, पानी दिया, CO2 की सप्लाई दी जो रेडियो एक्टिव थी। और एल्गी को जब उस CO2 का सप्लाई दिया गया तो उसने एल्गी ने CO2 को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस किया और बनने वाले मॉलिक्यूल्स को सेकंड्स बाय सेकंड्स रीड किया गया। और इन्होंने ये पाया कि CO2 की सप्लाई होने के लगातार सप्लाई देने पर लगभग 1 मिनट के बाद
कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है। इन्होंने एक जो बेसिक रिएक्शन स्टडी किया वो ये था कि जब प्लांट को CO2 दिया जाता है तो वो CO2 RUDP के साथ जाकर अटैच होता है। RUDP एक 5 कार्बन की कीटो शुगर है, जिसका नाम राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट है। राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट नाम का शुगर CO2 के साथ अटैच होता है और यहाँ एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है रुबिस्को, RUBP कार्बोक्सिलेज या RUDP कार्बोक्सिलेज यानी राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, या तो ये नाम का है या इसी एंजाइम को कार्बोक्सी डिसम्यूटेज भी कहा जाता है। इससे 6 कार्बन टोटल हो गए, 5 कार्बन यहाँ और एक छठा कार्बन यहाँ, और ये अटैच होकर 2 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के तैयार करते हैं। जिसे हम PGA के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन का पहला बनने वाला प्रोडक्ट 3 कार्बन का प्रोडक्ट है, इसलिए C3 इस साइकिल को नाम दिया गया। क्यों दिया गया, फिर से कह दें, 3 कार्बन जो प्रोडक्ट है वो इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, इसलिए साइकिल को C3 साइकिल के नाम से जाना गया। अगेन 1 कार्बन यहाँ से, 5 कार्बन यहाँ से, टोटल हुए 6 कार्बन। बनने वाले प्रोडक्ट 3 कार्बन के 2 समान मॉलिक्यूल बने फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, इसलिए साइकिल को C3 नाम दिया गया, क्योंकि पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का था। यह एंजाइम काम आता है RUDP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, क्योंकि C और O दोनों हैं। हम आगे बात करेंगे कि ये दोनों तरह की गतिविधियां दर्शाता है। नेक्स्ट टर्न हम इस पर कंटिन्यू करेंगे कि एक C3 साइकिल किस तरह से होती है और किस तरह से कंप्लीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। थैंक यू।